Hello everyone. This video is related on class 8 of our past third of chapter 5 when people rebel, and in this chapter we have read till now topic of policies and the people through the eyes of the people. A mutiny becomes a popular rebellion and the company fights back. And now today we read in this video about of aftermath. So let's start. Aftermath means विद्रोह के बाद के साल. By the end of 1859, the British had regained control of the country. अंग्रेज़ों ने 1859 के बाद के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे. इम्पॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858. अंग्रेज़ों ने कुछ बदलाव किए, वे निम्नलिखित हैं. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड the powers of the East India Company of the British Crown. Members of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. तो अंग्रेज़ों ने कुछ अहम बदलाव किए, वो निम्नलिखित थे. फर्स्ट, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके. जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, उनको भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया. उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया. उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था. भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया. रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी. सेकेंड जो बदलाव किए गए वह था, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. The Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British Crown. सेकेंड, देश के सभी शासकों को यह भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके जो भू क्षेत्र हैं उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा. उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि जो एडॉप्टेड सन है उनको भी सौंपने की छूट दे दी गई. लेकिन उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें. इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट मिल गई. थर्ड, the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. थर्ड जो बदलाव किया गया वह था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का जो रेशियो था वह कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया. यह भी डिसाइड किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे. फोर्थ जो चेंजेस थे वो हैं, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर थ्रेटेड विथ सुपिशियस एंड हॉस्टिलिटी. मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई. उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा. अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था. The British decided to respect the customary religious and social practice of the people in India. और अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे. Policies were made to protect landlords and जमींदार्स and given them security of rights over their lands. और भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई. इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ.
So I hope all of you have understood the concept of today. Thank you for watching.